नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वाइब पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे रामधारी खंड 2 के डिक्टेशन की, जिसकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन को आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है और उसके बाद ट्रांसलेट अवश्य करना है। ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आउटलाइन भी अच्छी बनेगी। तो लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए और गलतियाँ कमेंट में हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। आदरणीय सदस्यों, भारत गणराज्य की सर्वप्रथम संसद के, जो हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई है, सदस्यों के रूप में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। विधानसभाओं की रचना और राज्य के अधिपति संबंधी संविधान के उपबंधों को हमने पूरी तरह से कार्यान्वित किया है और इस प्रकार हमने अपनी यात्रा की एक मंजिल पूरी कर ली है। जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है, दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। कोई भी जाति या राष्ट्र अपनी भावी निर्माण यात्रा में आराम से नहीं बैठ सकता। 17 करोड़ से अधिक भारतीयों द्वारा नवनिर्वाचित संसद के सदस्यों के रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। आपका यह बड़ा सौभाग्य है और आप पर भारी उत्तरदायित्व है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे अपने प्राचीन देश और उसमें बसने वाले करोड़ों नर नारियों का ध्यान हो उठता है। भाग्य हमारे सामने है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। वह आवाहन महान भारत देश की सेवा के लिए है, जिसने इतिहास के ऊषा काल से ही, जबकि सहस्रों वर्ष पूर्व उसकी कहानी आरंभ हुई थी, सुदिन और दुर्दिन दोनों ही देखे हैं। इस दीर्घकाल में इस देश को महान गौरव भी मिला और हमारा भाग्य विपत्तिमय भी रहा। अब जबकि हम भारत की लंबी कहानी का नया अध्याय आरंभ करने वाले हैं, हमें पुनः यह निर्णय करना है कि हम उसकी सर्वोत्तम सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्यनिष्ठ सिद्ध हों और इसे पूरा करने के लिए अपने तन मन और धन लगा दें। सुदीर्घ काल की पराधीनता के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। सब कुछ सहकर भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, बचाना है और बढ़ाना है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार पर ही तो प्रगति की जा सकती है। किंतु केवल स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, उसे अपने साथ जनता को भी कुछ सुख लाभ कराना चाहिए और वे जिन बोझों से दबे हुए हैं उनको कम करना चाहिए। इसलिए यह बात हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है कि हम तेजी के साथ जनता की आर्थिक उन्नति करने के लिए जुट जाएं और समता तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के जो उच्च आदर्श हमारे संविधान में अंकित हैं, उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करने लगें। अपने सारे इतिहास में भारत ने मानवात्मा की कुछ अन्य प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व
किया है। संभवतः भारतवर्ष का विशिष्ट लक्षण यही रहा है और अभी हाल में ही उस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतीक को हमने महात्मा गांधी के रूप में देखा है, जिन्होंने अपने नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था, पर मानवात्मा की महत्तर स्वतंत्रता की दृष्टि से वह केवल एक प्रयास मात्र था। महोदय, भारत सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर गौर करती रही है। मैंने संसद के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी कमी का उल्लेख किया था। कमी की ओर का यह झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया। कुछ अंश में यह सारे संसार में चीज़ों की कीमतों के पुनः समायोजन के कारण हुआ, जो कमी 1950 में ही शुरू हुई थी। वह कोरिया में युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कुछ रुक सी गई थी। कोरिया में विराम संधि की आशा की झलक से कीमतों के पुनः समायोजन की यह प्रक्रिया जोर पकड़ गई है। देश में अधिक उत्पादन होने से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों का अधिकाधिक विरोध किए जाने से इस पुनः समायोजन के झुकाव को और भी बल मिला है। रुपए और साख संबंधी सरकारी नीति ने भी जो मुद्रास्फीति रोकने के विचार से आरंभ की गई थी, दामों को गिराने में सहायता की है। जो लोग वाणिज्य और कारोबार में लगे हैं, वे और विशेषकर कपड़े और पटसन की बुनाई के कारोबार वाले मूल्यों में गिरावट आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं। इससे हमारे निर्यात से जो आय होती है उसमें भी कमी होने लग गई है। हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है, जिससे इसका हमारे यहाँ के उत्पादन पर और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा देने के लिए जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह करेगी। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया गया है। सरकार के कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने पिछले वर्ष संसद को आश्वासन दिया था कि समाचार पत्रों संबंधी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक पत्र आयोग नियुक्त किया जाएगा। आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी। ऐसा सोचा गया है कि संसद के सामने समाचार पत्र कानून जांच समिति की सिफारिशों से उद्भूत एक विधेयक उपस्थित किया जाए। संसद का यह विशेष सत्र बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद बहुत समय नहीं मिलेगा। 1952-53 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आय व्यय का अनुमान पत्र पेश किया जाएगा और लोकसभा
के सदस्यों को खर्च की मांगों पर विचार करके उनको पारित करना होगा। अंतरकालीन संसद के अंतिम सत्र के बाद सौराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया है। वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक के रूप में आएगा और आपसे निवेदन किया जाएगा कि आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें। एक दूसरा अध्यादेश 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा। थैंक यू। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। थैंक यू।